गुड मॉर्निंग बच्चों। उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था कि जब भी हम कोई वस्तु किसी लिक्विड में डुबोते हैं, मतलब किसी तरल में डुबोते हैं, तो क्या होता है, उस पर एक बल अप्लाई होता है, ऊपर की तरफ एक बल अप्लाई होता है। उस बल का जो मान होता है, वस्तु जो कि हम पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोते हैं, तो डुबोने पर जो द्रव हटता है, जो कि जितना कि तरल उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्किमिडीज के जब भी कोई वस्तु डुबोने पर जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो ऊपर की दिशा में एक बल का वस्तु क्या होता है, एक बल का अनुभव करती है, जो कि वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसके कुछ अनुप्रयोग हैं जिसको कि हम डेली लाइफ में रोज देखते हैं। क्या है, तुमने देखा होगा कि जो नाव होती है वो क्या होते हैं, जलयानों तथा पनडुब्बियों की जो डिजाइन है इस तरह बनाई जाती है। यह जलयानों तथा पनडुब्बियों का डिजाइन बनाने में उपयोगी है। जलयान तथा पनडुब्बियों को बनाने में स्टील की चादर को मोड़कर इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार तथा उसमें लादे गए सामान के भार से काफी अधिक हो, अर्थात उत्प्लावन बल उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो। जैसे कि जो जलयान या पनडुब्बी होती है वो स्टील की बनाई जाती है, वो इस प्रकार फैलाकर बनाई जाती है कि जब वो जो पानी जिसके द्वारा हटाया जाएगा, वो क्या हो, उस जलयान या पनडुब्बी के भार प्लस उसमें लादे गए सामान के भार से अधिक हो, यानी उत्प्लावन बल से क्या हो, जो उत्प्लावन बल है वो क्या हो कि जलयान और वस्तु के जो पर सामान लदा हुआ है उससे अधिक हो, तो ही तो क्या होगा, उत्प्लावन बल का मान अधिक होगा, तभी क्या होगा, वो पानी नदी में, जलयान क्या होगा, नदी में तैर सकेगा। जिसको हम एक डायग्राम से तुम्हें समझाते हैं, बताते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारी कोई जलयान है, इस पर बहुत सारा सामान लदा हुआ है, ठीक है, और ये जब इस लिक्विड में डुबोई गई तो क्या हुआ, इसने पानी को इधर उधर फेंक दिया, ऐसे इधर हटा दिया। जब ये पानी को हटाया तो इस पर क्या एक अप्लाई हुआ, उत्प्लावन बल, इसको बैलेंस करने के लिए। अब ये क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आने का प्रयास करेगा, उत्प्लावन बल इसको ऊपर रखने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये ऊपर कब टिकेगी, जब ये उत्प्लावन बल, ये वाला बल इस वाले बल का मान क्या हो, अधिक हो, तभी ये क्या होगा, ऊपर ठहर पाएगी। बात समझ में आई कि ये जो जलयान है इस पर नीचे की तरफ से फोर्स ऊपर की तरफ पानी द्वारा लगाया जा रहा है और ये भार के कारण नीचे जा रही है। ये कब यहाँ पर ठहरेगी, जब ये वाला फोर्स अधिक होगा। तो जब उत्प्लावन बल का मान ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होगा तभी ये जलयान नदी में तैर सकेगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पर आर्किमिडीज के सिद्धांत को लगाकर ये जलयान या पनडुब्बी को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, अब आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग और कहाँ पर होता है, दुग्धमापी जो दूध होता है उसमें तुमने देखा होगा कि पानी मिलाकर लोग पीते हैं। होता क्या है कि जो दुग्धमापी होता है, पानी लैक्टोमीटर जो होता है वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है, उसकी डिजाइन ऐसे होती है। और यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है और यहाँ पर पैमाने लगे रहते हैं, ठीक, ऐसे होता है।
यहाँ पर ये जो लिक्विड भरा होता है इसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है। इसके पहले हमने उत्प्लावन बल में तुमको बताया था कि क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु को हम किसी लिक्विड में डुबोते हैं, ठीक है, अगर जैसे इसमें हमने पानी में किसी वस्तु को ऐसे डुबोया तो क्या होगा। 3 कंडीशन हमने बताई थी। अगर एक क्या होगा, यहाँ वस्तु तैरती रहेगी, एक क्या होगा डूबती हुई तैरती रहेगी, एक क्या होगा सिंक कर जाएगी। ये कंडीशन तब होगी अगर जो डुबाई जाने वाली वस्तु है उसका घनत्व पानी के घनत्व से क्या हो, डुबाई जाने वाली वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से क्या है कम होगा, तो वो वस्तु क्या होगी ऊपर तैरती रहेगी। और अगर डुबोई जाने वाली वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व के बराबर है तो वो क्या डूबती हुई यहाँ डूब जाएगी, न पूरी सिंक करेगी और ना ही ऊपर रहेगी या डूबी हुई तैरती रहेगी। तीसरी कंडीशन क्या होगी, अगर डुबोई जाने वाली वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है तो वो सिंक कर जाएगी, नीचे तली में चली जाएगी। ये 3 कंडीशन मैंने बताई थी तुमको। बता रहे थे हम तुमको कि दूध के नमूने की शुद्धता नापने के लिए लैक्टोमीटर या दुग्धमापी का प्रयोग करते हैं। तो जो दुग्धमापी क्या होता है, अभी मैं आपको बता रही थी कि ये एक कांच की नली होती है, एक कांच की ये नली होती है। ये ऐसा एक इक्विपमेंट होता है, एक यंत्र होता है जिसमें यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है। इसका जो घनत्व होता है, क्या होता है घनत्व, अब ये बताएंगे तुम्हें क्या होता है। इसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, ठीक। जब इसको हम, और क्या होता है पानी के घनत्व के बराबर होता है। मान लो इसको अगर हमने इसको पानी में डुबोया और यहाँ पर क्या होता है मार्क, ऐसे यहाँ पर पैमाने लिखे होते हैं और ये पैमाने, अगर हम इसको पानी में डुबोएंगे तो ये पूरी तरह से क्या होगा, ये डूब जाएगा इसमें यहाँ तक। अगर पानी में डुबोएंगे तो इसका मार्क यहाँ पर मेंशन होगा, ठीक। क्यों होगा, हमने तुम्हें बताया था कि अगर जब भी हम कोई वस्तु, ऐसी वस्तु को किसी भी लिक्विड में डुबोते हैं जिसका घनत्व लिक्विड के घनत्व के बराबर है, क्या होगा वो डूबती हुई क्या करेगी, तैरेगी, डूबती हुई तैरेगी। तो यहाँ पर क्या था, इस लैक्टोमीटर में क्या है, जो हमने एक लिक्विड भर के रखा है उसका घनत्व क्या है, पानी के घनत्व के, यहाँ पर हमने एक लिक्विड भरा है और इसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर है। तो जब हम इसको पानी में डालेंगे ये तो डूबती हुई क्या करेगी, तैरेगी। अब क्या है, तुम्हें यहाँ पर एक बात बता देते हैं कि जो लिक्विड होता है, दूध होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, ठीक। तो जब हम इसको, इस लैक्टोमीटर को, ये मान लो ये हमने यहाँ पर क्या लिया है, दूध लिया है। दूध कैसा है, प्योर है, ये हमने प्योर दूध लिया है। और जब हम लैक्टोमीटर को डालेंगे यहाँ पर इसमें, तो ये क्या होगा, ये लैक्टोमीटर है, ये यहाँ पर दूध लिखा रहेगा, मतलब दूध के मापन के लिए यहाँ तक ये डूबेगा, यहाँ तक। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो दूध का घनत्व है होता है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो क्या होगा,
कि अधिक घनत्व वाली लिक्विड में हम इसको डाल रहे हैं, और यहाँ पर मान लो ये पानी के ही तरह कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो जब इसमें हम डालते हैं तो ये इसमें पूरी तरह नहीं सिंक हो पाएगा, ये ऊपर की तरफ तैरेगा। ठीक है, तैरेगा, क्योंकि इसका जो हमारा लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर के अंदर जो लिक्विड भरा है उसका घनत्व दूध के घनत्व से कम है, इसलिए ये पूरी तरह पानी दूध में नहीं डूब पाएगा। लेकिन अगर पानी में डालेंगे तो ये पानी में पूरी तरह से डूब जाएगा, यहाँ पर मार्क होगा। लेकिन अगर दूध में डालेंगे तो यह पूरी तरह से नहीं सिंक हो पाएगा। ठीक है, और अगर हम, क्योंकि हम इसमें दूध में पानी की कितना पानी मिलाया गया है इसको नापने के लिए, तो यहाँ पर मार्क होता है। यहाँ पर अगर मार्क होगा तो इसका मतलब कि 1/2, मतलब आधा पानी आधा दूध। ठीक, फिर यहाँ पर नीचे और है तो 1/4 भाग पानी और 3/4 भाग दूध है। यहाँ पर है तो 1/2 पानी और 1/2 पानी और 1/2 दूध है। और एक यहाँ तक है तो इसका मतलब यहाँ तक अगर डूबता है तो इसका मतलब 3/4 भाग पानी है और 1/4 भाग दूध है। और अगर यहाँ पर मार्क यहाँ तक डूब जाता है तो इसका मतलब पूरा ही पानी है, वो पूरी तरह उसी में सिंक कर जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर हमने क्या बनाया है, दुग्धमापी यानी लैक्टोमीटर बनाया गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अब हमको पढ़ाना है आपेक्षिक घनत्व, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसको बताने से पहले हम तुम्हें आयतन के बारे में बताना चाहेंगे। आयतन क्या होता है? आयतन और घनत्व, ये दो चीज हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु, जैसे अब ये नहीं है कि सिर्फ सरफेस पर, सिर्फ फर्श पर, ऊपर एयर में भी वो कितना स्थान घेरती है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यहाँ पर तीनों चीजों की बातें होंगी। कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। ठीक है, तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, यहाँ पर मान लो अगर हमने कोई भी वस्तु रखी है तो इसका मतलब कि ये इस वस्तु ने कितना स्थान घेरा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, ये इस वस्तु का क्या कहलाएगा? आयतन। अब आई बात घनत्व की। घनत्व डेंसिटी बहुत बार सुनते हैं, लेकिन हमको क्लियर नहीं होता क्या होता है। किसी वस्तु के इकाई आयतन में उसके इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। इकाई आयतन से मतलब अब हम पूरी वस्तु की बात नहीं करेंगे। इकाई आयतन मतलब हमने किसी भी वस्तु का इकाई आयतन ले लिया, एक घन सेंटीमीटर, 1 मीटर क्यूब, इतना एक इकाई आयतन को हमने मान लिया कि इतने इकाई आयतन में उसका जो द्रव्यमान है वही क्या कहलाएगा? उस वस्तु का घनत्व। तो घनत्व बराबर मतलब कि मान लो ऐसे है, मान लो ये तुम्हारी कोई वस्तु है, ठीक है, काफी लंबी, लेकिन इसकी हमने 1 सेंटीमीटर को ले लिया या एक घन सेंटीमीटर को ले लिया या 1 मीटर क्यूब को ले लिया, इसमें जो द्रव्यमान होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? घनत्व कहलाएगा। घनत्व, इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम तुम्हें 2 क्वेश्चन करवाते हैं। एक तुला पर जब हम अपना द्रव्यमान 42 किलो नोट करते हैं तो क्या आपका द्रव्यमान 42 किलोग्राम से कम होगा या अधिक? स्प्रिंग बैलेंस, यहाँ तुला से मतलब स्प्रिंग बैलेंस से है कि तुमने देखा होगा स्प्रिंग बैलेंस ऐसा कुछ होता है, ऐसे यहाँ पर हुक लगा होता है और इस हुक से में हमने अपनी बॉडी को लटका दिया या जो भी कर दिया, अपने को तौला। ठीक, तो यहाँ पर जब हमने इसको इसमें यहाँ पर तौला तो क्या हुआ, ऐसे हम लटक गए तो यहाँ पर क्या है, हमारे चारों ओर तरफ क्या है? एयर है।
तो एयर क्या करती है, एयर भी क्या है, एक तरह का तरल है। हमने अभी बताया था तुमको पहले, इसके पहले भी, कि उत्प्लावन बल जब पढ़ा रहे थे, तो एयर भी क्या है, एक तरल है। और कोई भी तरल क्या है, एक उत्प्रेक्ष बल या उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ लगाती है। ठीक है, ये हमारी बॉडी है। ये और हमको स्प्रिंग बैलेंस में यहाँ पर हमें लिखा दिया गया, मान लीजिए। तो यहाँ पर चारों तरफ हम जानते हैं क्या है, एयर है। तो एयर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम नीचे की ओर हमारा भार आएगा, और इस एयर के कारण हमें एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो जब ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो यहाँ पर जो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, कम बताएगी। वास्तव में हमारा जो भार है वो क्या है, उत्प्लावन बल की वजह से यहाँ पर कम रीड करेगा, कम रीडिंग आएगी। तो जो हमारा वास्तविक भार होगा वो जब हम तुला से नापते हैं उस समय कम, वास्तविक भार जो है अधिक होगा, और जो हम तुला से नापेंगे वो क्या होगा, कम है। तो तुला से नापने पर जो भार हमारा आ रहा है, जो हमारा द्रव्यमान आ रहा है, वो क्या होगा, आभासी होगा। और ये जो कमी आई है ये उत्प्लावन बल लगने की वजह से आई है। इसलिए वास्तविक जो हमारा भार होगा वो तुला से नापे हुए भार से अधिक होगा। ठीक है, समझ में आया कि जब हम किसी स्प्रिंग बैलेंस, जब हम तुला से नापते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो ये रीड करता है, जो पढ़ता है किसी भी चीज को, तो यहाँ पर हम जब कोई वस्तु को लटकाते हैं तो यहाँ से एक एयर क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से इसका जो ग्रेविटेशनल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भार आना चाहिए, वास्तविक भार, वो एक्यूरेट ना बता के, एक्चुअल ना बता के आभासी बताता है। मतलब इस उत्प्लावन बल की वजह से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रुई का बोरा तथा एक लोहे की छड़ एक रुई का बोरा तथा एक लोहे की छड़ आपके तुला पर नापने पर दोनों का भार जो आता है 100 किलोग्राम दर्शाता है। वास्तविकता में एक दूसरे से भारी है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा भारी है और क्यों? ये बात तुमको समझाती हूँ। तो जो इसका जो वास्तविक भार होता है किसी भी वस्तु का, वो क्या आता है, वास्तविक आभासी भार क्या होता है, वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल की वजह से किसी भी वस्तु का भार क्या होता है, कम हो जाता है, वो आभासी होता है। और वास्तविक भार क्या होता है, आभासी भार प्लस उत्प्लावन बल। तो जब तुमने एक रुई का बोरा ऐसे लिया, रुई का बोरा है, ठीक, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो आयतन है काफी ज्यादा है। तो इसमें क्या है, उत्प्लावन बल यहाँ से हर जगह से क्या है, इस पे लग रहा है। तो यहाँ पे उत्प्लावन बल का मान क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है। जो तुम्हारी एक लोहे की छड़ है उस पर क्या है, थोड़ा सा उत्प्लावन बल लग रहा है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा उत्प्लावन बल है, तो जो इसका वास्तविक भार होगा, जो वास्तविक भार होगा रुई के बोरे का अधिक होगा और लोहे की छड़ का कम होगा। क्यों? क्योंकि इस पर जो उत्प्लावन बल लग रहा है ये क्या है, ज्यादा लग रहा है रुई के बोरे में, और लोहे की छड़ में कम लग रहा है। और वास्तविक भार बराबर क्या होता है, आभासी भार प्लस उत्प्लावन बल। क्योंकि रुई के बोरे में अधिक उत्प्लावन बल लग रहा है, इसलिए रुई के बोरे का वास्तविक भार लोहे की छड़ की अपेक्षा अधिक होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा आता है आपेक्षित घनत्व। आपेक्षित घनत्व क्या होता है, किसी पदार्थ का आपेक्षित घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा पानी के घनत्व के अनुपात का अनुपात होता है। किसी भी पदार्थ का आपेक्षित घनत्व क्या होता है,
अब तुम क्या पढ़ने जा रही हो? अपेक्षित घनत्व पढ़ने जा रही हो। तो अपेक्षित घनत्व के बराबर क्या होता है? किसी भी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात होता है। किसी भी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात होता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम किसी वस्तु के घनत्व की बात करते हैं तो उसके घनत्व के पानी के घनत्व की से उसके घनत्व को पानी के घनत्व से कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि वो पानी के घनत्व से कितना ज़्यादा है या कम है या कितने गुना है। तो इसलिए इसका नाम है अपेक्षित घनत्व। अपेक्षित घनत्व, तो क्योंकि अपेक्षित घनत्व क्या होता है, इसमें दो राशियों का दोनों घनत्व है और दोनों का अनुपात है, इसलिए किसी भी अनुपात की कोई भी राशि नहीं होती है। तो किसी पदार्थ का घनत्व उस पदार्थ का लाक्षणिक गुण है। मतलब चांदी चाहे इतना छोटा टुकड़ा ले लो, बड़ा टुकड़ा ले लो, कैसा भी ले लो, वो उसका घनत्व हमेशा कांस्टेंट होगा। उसका उस पदार्थ का एक लाक्षणिक गुण है, उस चांदी की एक क्वालिटी है जो हर कहीं भी स्थान बदलने पर या छोटा बड़ा करने पर वो चेंज नहीं होगी। चाहे सोना हो, चांदी हो, पानी हो, कोई भी वस्तु हो, उसका जो एक कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी है घनत्व, वो हमेशा एक जैसी रहेगी। मिलावट करने पर बदलेगी, लेकिन जो अगर प्योर है तो उसका जो भी घनत्व होगा वही रहेगा। चांदी का जो घनत्व होता है वो होता है 10.8 इंटू 10⁻³ चांदी का घनत्व होता है 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, चांदी का अपेक्षित घनत्व है 10.8। पानी का घनत्व दिया है, पानी का घनत्व दिया है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? तो चांदी का अपेक्षित घनत्व बराबर, अभी हमने बताया कि जिस भी वस्तु का अपेक्षित घनत्व निकालना हो क्या होता है, चांदी का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो यहाँ पर हमें चांदी का घनत्व निकालना है। क्या निकालना है? चांदी का घनत्व निकालना है, ये हमें नहीं पता है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? चांदी का घनत्व बराबर चांदी का अपेक्षित घनत्व गुणे पानी का घनत्व। ये हमने रख के ये निकाल के दिया है, इसे आप लगाओगे। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट NCERT के क्वेश्चंस करवाएंगे, बाकी जो भी होगा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स वो करवाएंगे।